हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं अर्धवार्षिक आकलन 2022-23 परियोजना प्रोजेक्ट कार्य विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। हाफ ईयरली असेसमेंट 2022-23 प्रोजेक्ट सॉल्यूशन क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रश्न क्रमांक पहला, 2 प्रश्न आपको दिया जाएगा प्रोजेक्ट में। पहला प्रश्न है जंतु कोशिका और पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। इसको सचित्र आपको समझाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला आपको चित्र दिख रहा है ये आपका पादप कोशिका है। तो पादप कोशिका में आपका क्या होता है, कोशिका भित्ति। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये वाला जो पोर्शन है आपका क्लोरोप्लास्ट है। ये जो आपका ब्लैक आउटलाइन दिख रहा है प्लाज्मा झिल्ली। आउटर है आपका कोशिका भित्ति। जो खाली स्थान दिख रहा है वो है आपका रिक्तिका। यहाँ पर है आपको माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। अंतःपद्रवी जालिका। यहाँ पर है आपका गोल्जी बॉडी, ये सेम के जैसे स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी। यहाँ पर जो डॉटेड लाइन जो डॉट डॉट दिख रहा है वो आपका कोशिका द्रव्य। यहाँ पर है आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। और ये किसका है, आपका पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल का नामांकित चित्र है। तो इसमें आपका होता है कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपद्रवीय जालिका, केंद्रक, कोशिका द्रव्य एंड गोल्जी बॉडी। गोल्जी का है ये रहा आपका पादप कोशिका। अब बात करते हैं आपकी जंतु कोशिका में क्या होता है, तो कौन सी जगह को क्या कहा जाता है इसको देखते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको जो गोल कलर के और वो उस पर आपको लाइन बनी, ये है आपका सेंट्रोसोम। क्या है, आपका सेंट्रोसोम है। जो आपकी छोटी सी गोल आकार की है वो है आपका कोशिका द्रव्य। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अंतःपद्रवीय जालिका, यह है आपका अंतःपद्रवीय जालिका। ये यहाँ पर है आपका केंद्रक द्रव्य। यहाँ पर है आपका क्रोमेटिन जालिका, क्रोमेटिन जाल। यहाँ पर होता है वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिका। यह है आपका राइबोसोम यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री होता है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। यह है आपका गोल्जी बॉडी, गोल्जी का है। ये यहाँ पर होता है आपका प्लाज्मा झिल्ली। तो ये है आपका एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। इसमें होता है आपका सेंट्रोसोम, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपद्रवीय जालिका, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन जालिका, रिक्तिका, राइबोसोम, केंद्रक, गोल्जी बॉडी एंड प्लाज्मा झिल्ली। तो इस तरह से पहले हम लोगों ने चित्र बनाए। चित्र बनाने के बाद आपको दोनों में तुलना कर देना है। पादप कोशिका आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से क्या होती है, बड़ी होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। जंतु कोशिका प्रायः आकार में क्या होती है, छोटी होती है। तो जंतु कोशिका छोटी होती है। सेल्यूलोज जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होता है, आपका अनुपस्थित होता है। सेल वॉल आपका नहीं होता है। बात करते हैं आपके अगले पॉइंट पर क्या लिखना है। तो पादप कोशिका में लवक प्लास्टिड उपस्थित रहते हैं। जंतु कोशिका में लवक प्लास्टिड यूग्लिना को छोड़कर, यूग्लिना होता है आपका, छोड़कर अन्य जंतुओं में अनुपस्थित रहता है। यूग्लिना में ही आपका लवक होता है, प्लास्टिड होता है। विकसित पादप में राजधानी यानी कि रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स बड़ी होती है। यहाँ पर राजधानी वैक्यूल्स बड़ी होती है। जंतु कोशिका में राजधानी रिक्तिका या वैक्यूल्स बहुत ही छोटी और अस्थायी अनस्टेबल होता है। बात करते हैं आपके आगे। तो पादप कोशिका का आकार आयताकार होता है, आयत शेप में दिखता है। जंतु कोशिका का आकार होता है वो वृत्ताकार शेप का होता है। पादप कोशिका में आपका सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेंट्रीसोम
और सेंट्रियोल में पाए जाते हैं यहाँ पर। फिर आपका अगला पॉइंट है, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जंतु कोशिका में फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। तो पादप कोशिका में प्रकाश की संश्लेषण क्रिया होती है। इस तरह से आपको पहले तुलना कर लेना है, फिर आपको चित्र बनाना है। बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न पर दे रखा है, मोमबत्ती को जलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, कैसे आपको समझाना है। तो दहन हेतु वायु यानी कि हवा की आवश्यकता होती है। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। तो एक जलती हुई मोमबत्ती को एक मेज के ऊपर रखना है। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखें कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। इसके बाद लकड़ी के गुटके को हटाकर चिमनी, पहला पॉइंट में आपको करना है, इसके बाद लकड़ी के गुटके को हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। चिमनी को इस तरह से आपको काम करना है। यहाँ पर ABC 3 चित्र आपको दिख रहा है। मेज पर टिका दीजिए। अंत में कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। कांच की प्लेट आपको चिमनी के ऊपर रख देना है। सी हम देखेंगे कि ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, तो ए में आपका मोमबत्ती निर्बाध रूप से चलती है। दूसरा आपके चिमनी बी में जब चिमनी नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में क्या होता है, कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। इसमें आपको धुआं उत्पन्न दिखाई देगा। उसके बाद सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। इससे यह निष्कर्ष होता है कि दहन के लिए वायु क्या होता है, आवश्यक होता है। तो इस तरह से आपको ये करना है, इसी को आपको बताना है। तो ए में आपका निर्बाध रूप से क्या होती है, मोमबत्ती जलती है। बी अवस्था में क्या होता है, नीचे तो वायु नहीं पहुंच पाता है, इसकी वजह से यहाँ पर धुआं उत्पन्न हो जाता है और कांच की प्लेट लगा देने से ऊपर की ओर यहाँ पर वायु का संपर्क नहीं हो पाता और यहाँ पर मोमबत्ती क्या हो जाता है, बुझ जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु क्या होता है, आवश्यक होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल घंटे आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सीधा नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच पाए। धन्यवाद।